नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर परीक्षा में लगभग 2 से लेकर 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के टॉपिक से। तो यह जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक को हम टोटल 2 भाग में प्रस्तुत करेंगे। तो यह भाग हमारा पहला है और ये देख लेते हैं कि भाग जो फर्स्ट हमारा है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का, इसमें हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट्स को सम्मिलित किया हुआ है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो हैं वे अनेक और विभिन्न प्रकार के हैं तथा इन स्रोतों को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो ये 2 भाग कौन कौन से हैं? तो एक भाग होता है आपका साहित्यिक स्रोत और एक होता है आपका पुरातात्विक स्रोत। तो एक होता है साहित्यिक स्रोत और एक होता है पुरातात्विक स्रोत। इन 2 स्रोतों के माध्यम से हम अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो यह जो हमारा भाग 1 है, इस भाग 1 में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो हमारे हैं, जो स्रोत हमारा है पहला साहित्यिक स्रोत, उसके बारे में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। तो जो साहित्यिक स्रोत हमारा है, साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले हम बात करेंगे ब्राह्मण साहित्य की। तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेदों के बारे में। तो जो वेद होते हैं ये हमारे प्राचीन भारत को समझने में काफ़ी मदद करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो वेद हैं भारत के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं। इनका जो संकलन करता है वह माना जाता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप नोट डाउन भी करते चलेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा आपके एग्जाम के लिए। तो जो वेद हैं ये भारत के प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। इनका जो संकलन करता है वह माना जाता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। इसके साथ टोटल वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो 4 प्रकार के वेद हैं। इन 4 वेदों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आइए 1 बाय 1 करके इन 4 वेदों के बारे में हम बात कर लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद के बारे में आइए बात करते हैं। तो ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीनतम वेद हमारा माना जाता है। इसमें कुल 10 मंडल हैं और 128 सूक्त हैं। इसी प्रकार के फैक्चुअल प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको पूरा दिमाग में ये सब फैक्ट होने चाहिए कि जो ऋग्वेद हमारा है यह सबसे प्राचीनतम वेद है तथा इसमें कुल कितने मंडल होते हैं ऋग्वेद में? तो टोटल 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद में और 128 सूक्त होते हैं ऋग्वेद में। तथा इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को हम होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ऋषि ऋग्वेद को पढ़ते हैं उसको हम होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का पहला और जो 10वां मंडल था सबसे अंत में जोड़ा गया। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए है कि ऋग्वेद का जो पहला और 10वां मंडल था यह सबसे अंत में जोड़ा गया। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता स्ववृत्ति को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री यंत्र मंत्र है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का जिक्र है। इसके बाद जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है, 9वां मंडल में इसमें देवता सोम का उल्लेख है और 10वें मंडल में चातुर्य वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख है। तो ये भी आपके फैक्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। जो चतुर्न वर्ण व्यवस्था थी उसका जो जिक्र है वह ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। इसके साथ ही जो यूनेस्को है, यूनेस्को के द्वारा ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को के द्वारा ऋग्वेद की जो 30 पांडुलिपियाँ हैं, इन 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में सम्मिलित किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद के अंतर्गत कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला फैक्ट आपका है इसमें यज्ञों के नियमों और विधानों का संकलन मिलने के कारण इसे कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। तो जो यजुर्वेद है इसको हम कर्मकांडी वेद भी कहते हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। कौन कौन से? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है जबकि जो कृष्ण यजुर्वेद है वह गद्य और पद्य दोनों में होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो यजुर्वेद का दूसरा भाग है कृष्ण यजुर्वेद, यह गद्य में और पद्य दोनों में है। इसके बाद शुक्ल यजुर्वेद को हम वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जानते हैं। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है इसको हम वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जानते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण है करने वाले पुरोहित को हम अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं?
तो जिस पुरोहित के द्वारा यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उस पुरोहित को हम अर्धवयु के नाम से जानते हैं। इसके बाद सामवेद की अगर हम बात करें तो सामवेद में जो साम शब्द है, साम का मतलब होता है गान। तो सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। मतलब सामवेद जो है इसमें जो है यज्ञ जब किए जाते हैं तो यज्ञों के अवसर पर जो मंत्र गाए जाते हैं उन मंत्रों का संग्रह जो है सामवेद में किया गया है। सामवेद से ही भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सामवेद जो हमारा है तीसरा जो वेद है सामवेद, इस सामवेद से ही भारतीय संस्कृति की जो उत्पत्ति है वह मानी जाती है। तथा इस ग्रंथ में टोटल 1875 ऋचाएँ हैं जिनमें मूल रूप से 99 ऋचाएँ ही सामवेद की हैं, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है सामवेद का, सामवेद के मंत्रों को गाने वालों को हम उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जिनके द्वारा सामवेद के मंत्र गाए जाते हैं उनको हम उद्गाता के नाम से जानते हैं। हमारा जो चौथा वेद है उसको हम अथर्ववेद कहते हैं। तो 3 वेदों के बाद अंत में इसकी रचना अथर्व तथा अंगिरस ऋषि के द्वारा की गई थी, इसलिए इस वेद को हम अथर्वागिरस वेद के नाम से भी जानते हैं। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि, प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का जो वर्णन है वह किया गया है हमारे चौथा जो हमारा ऋग्वेद है अथर्ववेद में। अथर्ववेद के मंत्रों का जो उच्चारण है करने वाला जो पुरोहित होता है उसको हम ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अथर्ववेद में जो मंत्र है उनका जो उच्चारण करने वाले पुरोहित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। एक पॉइंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इन 4 वेदों को हम संहिता के नाम से भी जानते हैं। हमारे जो 4 वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेदों को हम संहिता के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे लिस्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट आपके लिए है। हमारे जो 4 वेद हैं इन 4 वेदों से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं और इनसे संबंधित जो उपनिषद हैं ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अथर्ववेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ उसको हम गोपद कहते हैं, तथा जो अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद हैं जैसे मुंडकोपनिषद, मांडव्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद, ये तीनों जो उपनिषद हैं ये लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये भी आपके दिमाग में होने चाहिए। उसके बाद सामवेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ वह कौन सा है? पंचविंश और षडविंश, तथा इससे संबंधित जो उपनिषद वह है छांदोग्य और जैमिनी। तो ये जो फैक्ट है, ये जो डेटा है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तथा इसके जो अंतर्गत सभी जो मैंने फैक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे लगातार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। इसके बाद अगला फैक्ट हमारा है वेदांग। तो वेद के बाद हम वेदांग की बात करेंगे। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई थी। ये 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, उच्चारण विधि, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति और छंद। तो ये 6 प्रकार के वेदांग हैं। इनकी जो रचना है वेदों को भली भांति समझने के लिए की गई थी। तो इन्हें भी आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमारा प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसको समझने के का मुख्य स्रोत है हमारे जो महाकाव्य हैं। उन महाकाव्यों की मदद से भी हम अपने प्राचीन भारत को समझ सकते हैं। तो हमारे महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो हमारे महाकाव्यों में प्रमुखतः शामिल है रामायण और महाभारत। तो रामायण की जो रचना है यह महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी और महाभारत की जो रचना है यह महर्षि वेद व्यास के द्वारा की गई थी। तो ये 2 हमारे महाकाव्य हैं जो हमारे प्राचीन भारत को समझने में हेल्प यानी कि मदद करते हैं। इसके बाद पुराणों की अगर हम बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए है। पुराणों से भी लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पुराणों की संख्या कुल कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या 18 बताई गई है। पुराणों के आदि संकलनकर्ता को हम क्या कहते हैं? तो लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। तो पुराणों के आदि संकलनकर्ता कौन माने जाते हैं? लोमहर्ष या उनके जो पुत्र हैं उग्रश्रवा, उनको पुराणों का संकलनकर्ता माना जाता है। पुराणों में जो है मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। हमारे जो 18 पुराण हैं इनमें से जो मत्स्य पुराण है यह सबसे प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता है।
पुराणों की जो महत्ता है वंशवालियों के कारण है। मत्स्य पुराण जो है सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। और जो वायु पुराण है इसका संबंध गुप्त वंश से है। तो ये भी फैक्ट आपके दिमाग में होने चाहिए कि कौन कौन से पुराण का संबंध किस वंश से है। तो मत्स्य पुराण का संबंध आपका सातवाहन वंश से है, विष्णु पुराण का आपका मौर्य वंश से है और वायु पुराण का आपका गुप्त वंश से संबंध है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रह्मांडेतर साहित्य की। तो जो बौद्ध साहित्य थे, बौद्ध साहित्य भी मदद करते हैं हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में। तो बौद्ध साहित्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके दिमाग में होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। तो त्रिपिटक जो है इसमें जो है बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं हैं उनको सम्मिलित किया गया है। जो त्रिपिटक इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? विनय पिटक, सूत पिटक और अधिधम्म पिटक। तो इन 3 भागों में विभाजित किया गया है त्रिपिटक को। जो विनय पिटक है इसके अंतर्गत संघ संबंधी नियम है, आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, संघ संबंधी नियम और आचार संबंधी शिक्षाओं का जो संग्रह है यह विनय पिटक में किया गया है। और सूत पिटक में जो है धार्मिक सिद्धांत और धर्मोपदेश का संग्रह किया गया है। और वहीं जो अधिधम्म पिटक है इसके अंतर्गत दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह किया गया है। जो बौद्ध ग्रंथ है वे पाली भाषा में लिखे गए हैं और जातकों में बुद्ध के पुनर्जन्म की घटनाओं का वर्णन है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं वे पाली भाषा में लिखे गए हैं तथा जातकों में जो है बुद्ध जी के पुनर्जन्म की घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए, दीपवंश और महावंश नामक 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में हमें जानकारी मिलती है। ये भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दीपवंश और महावंश नामक 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के हिंद संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र जो है अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम जैन साहित्य की बात करें तो जो जैन साहित्य है उसको हम आगम के नाम से जानते हैं। क्या? जो आगम है यह जैन साहित्य है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास और तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में है, जिसकी रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई थी। इसे आप ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है और तीर्थंकरों की जो जीवनी है कल्पसूत्र में है, जिसकी रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई थी। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो आइए इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अष्टाध्यायी की रचना किसके द्वारा की गई थी? पाणिनि के द्वारा। इसके बाद मुद्रा राक्षस की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो विशाख दत्त के द्वारा। तथा मुद्रा राक्षस जो है इसकी यह किस वंश को समझने में मदद करता है? तो मौर्य काल को समझने के लिए जो है मुद्रा राक्षस काफ़ी अधिक भूमिका निभाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद महाभाष्य की जो रचना पतंजलि के द्वारा की गई थी। इसके बाद कथा सरित सागर की रचना जो है सोमदेव के द्वारा की गई थी। तो उसके बाद बृहद कथा मंजरी की जो रचना है क्षेमेंद्र के द्वारा की गई थी। और उसके बाद अर्थशास्त्र, जिसका विषय पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति है, इसकी रचना कौटिल्य के द्वारा की गई थी। मौर्य काल के बारे में इससे हमें जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र से। इसके बाद जो है नीतिसार की जो रचना है यह किसने की थी? तो कामंदक के द्वारा जो है नीतिसार की रचना की गई थी। उसके बाद आपके लिए इम्पॉर्टेंट है मृच्छकटिकम, इसकी रचना की थी शूद्रक ने। उसके बाद हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। रामचरित की रचना आपके द्वारा किसके द्वारा की गई थी? तो संध्याधर नंदी के द्वारा। उसके बाद पृथ्वीराज रासो की जो रचना है चंद्र बलदाई के द्वारा की गई थी। उसके बाद राज तरंगिणी की जो रचना है यह कल्लर के द्वारा की गई थी। तथा यह जो राज तरंगिणी की रचना है कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी इसमें दी गई है। वहीं जो पृथ्वीराज रासो की रचना है इसमें पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद कुछ और साहित्य और साहित्यकार हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तथा इनका नोट्स भी आप बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इनको मैं पढ़ने में थोड़ा समय वेस्ट हो रहा है तो इसीलिए मैं इसे पढ़ नहीं रहा हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाएं थी तो इन्हों आप देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे यूनान एवं रोम के लेखकों के बारे में जिनकी रचनाओं से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में मदद मिलती है। तो यूनान और रोम के प्रमुख लेखकों में एक थे हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा जाता है।
इसने जो हेरोडोटस थे इसने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका की रचना की थी। आप ध्यान रखिएगा, हेरोडोटस जो था इसने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है आप हिस्टोरिका की रचना की थी तथा हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसके बाद सिकंदर के साथ आने वाले प्रमुख लेखक कौन कौन से थे? निर्याकस था, सिक्रिटस था और अरिस्टोबुलस थे। ये प्रमुख लेखक थे जो सिकंदर के साथ भारत आए हुए थे। सिकंदर के पश्चात लेखकों में 3 राजदूतों मेगास्थनीज, डायमेकस और डायनोसियस के नाम भी उल्लेखनीय हैं। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। उसके बाद प्लिनी, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्योंकि लगातार प्लिनी से जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लिनी इसने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की थी जिसमें भारत के पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। प्लिनी के द्वारा जो रचना की गई थी नेचुरल हिस्ट्री की। उसके बाद टॉलमी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी ज्योग्राफी, और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी, भी महत्वपूर्ण है प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है चीनी यात्रियों का विवरण, इनसे भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास में समझने में मदद मिलती है, तो इन्हें भी आइए देख लेते हैं। तो चीनी यात्रियों के विवरण से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे फाहियान के बारे में। तो फाहियान जो था यह 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। इसने भारतीय समाज, यहाँ की संस्कृति और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला था। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो फाहियान था यह चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया हुआ था। वहीं जो वेनसांग था किसके समय भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इसकी प्रसिद्ध रचना को हम कहते हैं CU की, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। वहीं जो इत्सिंग था यह 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जिक्र किया हुआ है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अरब यात्रियों के विवरण भी इंपॉर्टेंट है प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में। तो अरब यात्री था अल बरूनी, जिसको हम अबू रेहान के नाम से भी जानते हैं। यह 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति को हम कहते हैं तहकीके हिंद, ये भी इंपॉर्टेंट है। तहकीके हिंद की जो रचना है वह अल बरूनी के द्वारा की गई थी तथा तहकीके हिंद को हम किताबुल हिंद के नाम से भी जानते हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम एडवर्ड सचाऊ ने तहकीके हिंद का अनुवाद अंग्रेजी में किया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सर्वप्रथम जो है एडवर्ड सचाऊ ने तहकीके हिंद का जो अनुवाद है वह अंग्रेजी भाषा में किया था तथा जो अल बरूनी था वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसके बाद इब्न बतूता भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो इब्न बतूता था यह मोरक्को का रहने वाला था। इसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत रेहला है, क्या है? तो मोरक्को का रहने वाला था इब्न बतूता तथा इब्न बतूता के द्वारा जो लिखा गया यात्रा वृत्तांत है उसको हम कहते हैं रेहला। यह अरबी भाषा में लिखा गया है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त किया। उसके बाद उसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसने इब्न बतूता को दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया था और उसके बाद अपना राजदूत बनाकर इसको चीन भेज दिया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने साहित्यिक स्रोतों की बात कर ली है। प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए जो साहित्यिक स्रोत मदद करते हैं उनके बारे में हमने पूरे विस्तार से बात कर ली है। अब अगले पार्ट में हमारा जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पूरे विस्तार से बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।